नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जीवन कौशल के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 5वां है। इससे पहले मैंने जीवन कौशल की 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रहा था, उसके पार्ट 4 तक यानी 4 पार्ट बना चुका हूं और उसको अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 200 महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूं। तो 4 पार्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है जीवन कौशल के नाम से प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर उन 4 प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। उसके बाद इस 5वें प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। इसके बाद 1-2 और प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें हमारा लगभग 200 प्रश्न जो मैं आपको बताया था वो कर समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम यूथ वाले जो पोर्शन है, यूथ की जो आती हैं बुकें, उसका हम 1 लाइनर जीवन कौशल वाला पढ़ेंगे, फिर शिक्षण कौशल वाला पढ़ेंगे। ऐसे हम जीवन कौशल और शिक्षण कौशल को इतना पढ़ लेंगे ना कि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो लगभग सही सभी प्रश्न हो जाएंगे हमारे तरफ से परीक्षा में। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त, आज का प्रैक्टिस सेट 5 और प्रैक्टिस सेट 5 का प्रश्न नंबर पहला कह रहा कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सीधा सा सरल प्रश्न है कि व्यक्ति से बात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ए वाला विकल्प सही हो जाता है। संप्रेषण कम्युनिकेशन यानी कि आपस एक दूसरे से जब शब्दों का आदान प्रदान किया जाता है उसी को कहा जाता है या संवाद किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? तो देखिए, छात्रों को प्रेरित करने की अगर हम सही विधि की बात करें तो वह प्रशंसा होती है और सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये भी सरल प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संविधान में किस प्रावधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, जिसको छुआछूत कहते हैं, उसको समाप्त कर दिया गया है। और वह अनुच्छेद कौन सा है? हमारा अनुच्छेद 17 है। 17 सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। मतलब प्रश्न पढ़ने का थोड़ा अकॉर्डिंग समझिएगा। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। छात्रों के लिए शिक्षकों में किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो वह पाया जाता है घृणा का। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। स्नेह पर मत जाइएगा। देखिए, अगर आप शिक्षक हैं तो आपके अंदर स्नेह नहीं है बच्चों के प्रति, तो आपको शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं है। आप शिक्षक होने का बच्चों को स्नेह नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो फिर वो अपनी कमियां आपके साथ शेयर कैसे करेंगे? जब शेयर ही नहीं करेंगे तो उनको सिखा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अभाव किसका पाया जाता है, तो वो घृणा का अभाव पाया जाता है। स्नेह पर मत जाइएगा प्लीज, गलत हो जाएगा। ए वाला विकल्प गलत होगा। डी वाले विकल्प पर आप जाइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमाकर पूछा गया है, इसीलिए इस पर मैंने ज़्यादा आप लोगों से बात किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। किस पर होना चाहिए संप्रेषण? देखिए, यहाँ पर कई बच्चे विद्यार्थी केंद्रित पर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, विद्यार्थी केंद्रित पर नहीं जाता है, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अगर ये वाला विकल्प नहीं होता, डी वाला विकल्प, तब आप बी वाले विकल्प पर जा सकते हैं। तो उद्देश्य केंद्रित, किसी उद्देश्य पर तो शिक्षक बच्चों से बातें करेगा, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। जो कुछ छात्र अति मेधावी होते हैं तो आप उनको किस तरह पढ़ाएंगे, विकल्प के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, सी वाले विकल्प पर जाइएगा। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उनको पढ़ाएंगे। और बाकी जो 3 विकल्प हैं वो एक जो मेधावी छात्र हैं उनके प्रति संकेत नहीं करता। इंपोर्टेंट विकल्प सी वाला विकल्प है, तो सी वाले विकल्प पर जाइएगा। मेधावी छात्र को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका भी है ये। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला।
नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। देखिए नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको कहा जाता है। नैदानिक परीक्षण एक होता है, एक उपचारात्मक परीक्षण होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आज नैदानिक परीक्षण का प्रश्न बन गया है तो देखते हैं। देखिए नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को जानना। अब देखिए जब आप शिक्षण पेडागोजी पढ़ते हैं ना तो उसमें इस चीज़ को विस्तार से बताया जाता है। नैदानिक का मतलब होता है उनके कारणों को जानना, फिर उसके बाद उपचार दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण या टेस्ट जिसको कहते हैं उपचार दिया जाता है। इसीलिए सी वाला विकल्प हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सभी विकल्प गलत है। देखिए यहाँ पर दिया कि कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना होता है नैदानिक परीक्षण। ठीक, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, नहीं है भी याद रखिएगा। तो नहीं है का मतलब हो गया विकल्प बी वाला बहुविकल्प प्रश्न रचनात्मक प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता है। क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत जो है बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते हैं। इनके सिर्फ एक ही उत्तर होते हैं जिसको अभी सारी प्रश्नों के अंतर्गत रखा जाता है। वार्तालाप, परियोजनाएं और मौखिक कार्य ये सभी रचनात्मक के अंतर्गत आएंगे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा लंबा है, चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए शिक्षक को संसाधन संपन्न इसलिए होना चाहिए ताकि वह, विकल्प सी पर जाइएगा देखिएगा, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। जब उसको पर्याप्त ज्ञान ही नहीं होगा तो छात्रों की समस्याओं को वो हल ही नहीं कर पाएगा। तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन उसके विरुद्ध हैं, गलत है, निगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि आत्मगौरव कैसा अभिप्रेरक है। तो आत्मगौरव जो प्रेरक है वह सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आएगा। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो सबको पता है 22 भाग हैं संविधान के। ठीक, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अनुच्छेद 300 के लगभग 400 के पार अनुच्छेद इस समय हो गए हैं। अब इस प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ का बढ़ावा देना चाहिए वो आपको बताना है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए। तो देखिए शिक्षक को, सी वाले विकल्प को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन होना चाहिए। ठीक, सीखने की उचित स्थिति और वातावरण का सृजन होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब अगले विकल्प पर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सकारात्मक दंड निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है वो आपको बताना है। देखिए इसका बी वाला विकल्प पर चलिए, मित्रों के साथ समय बर्बाद तो करना ही नहीं है, मीन लेखन बंद कर देना, ये चीज़ नहीं। ए वाला विकल्प मित्रों द्वारा उपहास, जब मित्रों द्वारा उपहास अपने छात्रों का किया जाता है तो वह उनके एक सकारात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे बच्चे अपने जो कमियां होती है उसको दूर करना चाहते हैं। ठीक, और अपने मित्रों की बात उस उम्र में सबसे ज़्यादा बच्चे मानते हैं। तो ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 41 और 46 है, और 41 और 46 जो बात करता है वह आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 41 में रोजगार दिया जाता है इस अनुच्छेद में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। तो देखिए शिक्षण कार्यवाहक किसको माना गया है त्रिध्रुवी प्रक्रिया में।
तो वह माना जाता है शिक्षक को, क्योंकि वही उस कार्य को प्रारंभ करता है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, और वो भी स्मिथ के अनुसार पूछ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित और जब छात्र कहें तब। तो देखिए शिक्षक को गृह कार्य जांच करनी चाहिए और वह नियमित करनी चाहिए। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न, व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये तो प्रश्न पहले पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, संप्रेषण होता है। उसके बाद आगे छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है, ये भी प्रश्न पूछ चुके हैं, प्रशंसा हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये प्रश्न नहीं पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कौन सा अधिकार? तो देखिए 32 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद जो 32 के तहत रिट जारी करने का कार्य करता है। तो इसीलिए हम बी वाले विकल्प मौलिक अधिकार पर हम जा सकते हैं। इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों में पाया जाता है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों में क्या पाया जाता है? तो वह विकेंद्रीकरण पाया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण पाया जाता है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वां था, वो उसके भी प्रश्न जो है समाप्त हो गए। अब अगला प्रैक्टिस सेट जल्दी आएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।